Hi friends, my name is Chansekar Barola and I am a chartered accountant, and my mobile number is 9899123008, and these are the lectures regarding information system audit, which is a post qualification course of chartered accountants. And up till now we are studying introduction to computer hardwares, and previously in last lecture we have read about data and capacity management. We have read that कि अब बिग डेटा आ रहा है. बिग डेटा आने की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने की वजह से और गूगल और फेसबुक की कंपनी आने की वजह से डेटा मैनेजमेंट पर बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि कई कंपनीज जो हैं उनमें डेटा ही होता है, और मोस्टली आज की डेट में जो बैक एंड वर्क है वो डिजिटाइज हो गया, और डिजिटाइज होने की वजह से डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर हार्डवेयर एक्विजिशन, जो कि अगला टॉपिक है हमारी स्टडी में. तो हार्डवेयर एक्विजिशन करने से पहले डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट होता है. जनरली ये फाइंड आउट किया जाता है कि डेटा और कैपेसिटी कितनी चाहिए होगा, कितना डेटा होगा, उस क्या कैपेसिटी होगी, और फिर उसके बाद हम हार्डवेयर को जो हार्डवेयर के सिलेक्शन की प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं हार्डवेयर एक्विजिशन के लिए, कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे हार्डवेयर एक्विजिशन करने के लिए. क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होगा तो बहुत बड़े सर्वर्स चाहिए होंगे, डेटा और बड़ा होगा तो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, अगर डेटा छोटा होगा तो पीसी डेस्कटॉप हो सकता है. सर्वर में भी कई क्वालिटी के सर्वर्स होते हैं, वो सर्वर्स हो सकते हैं, उनके क्या सॉफ्टवेयर लेना है, ये सब डेटा पर डिपेंडेंट होता है. तो डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट होने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं हार्डवेयर का. तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि और अनएम्बिगुअसली पता होना चाहिए कि क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदना है खरीदने से पहले. तो पहला स्टेप होगा डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट. उसके बाद प्लान करना पड़ेगा हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन, किस तरह का हार्डवेयर खरीदना है, और उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमें अनएम्बिगुअस होना पड़ेगा. एक बात और होती है कि जब हम हार्डवेयर खरीदते हैं तो हार्डवेयर ही नहीं खरीदते हैं, उससे एसोसिएटेड पेरिफेरल्स डिवाइसेस भी खरीदते हैं, जैसे प्रिंटर्स है, स्कैनर्स है, मॉडेम्स है, राउटर्स है, सीडी रोम्स हैं, ये सारी चीज़ें. तो हम ये देखते हैं कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सर्वर्स खरीदने हैं, ये तो हमें पूरा एक सर्वर स्पेस बनाना पड़ेगा, पेरिफेरल डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे. अगर हमें आपका क्लाउड में कोई चीज़ रखनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है जिसमें कि डेटा जो क्लाउड में रखा जा सकता है, तो हमें सर्वर्स की कैपेसिटी स्मॉल होगी, पेरिफेरल डिवाइसेस डिफरेंट टाइप के होंगे. तो सारे पेरिफेरल्स का भी हमें को डिसाइड करना पड़ेगा. और फिर लास्ट प्रोसेस होती है इनविटेशन टू टेंडर, यानी कि हम टेंडर के लिए इनविटेशन देते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम इनविटेशन टू टेंडर दें, कुछ चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं, कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हमें डिसाइड करने पड़ते हैं, कुछ चेकलिस्ट बनानी पड़ती है, और उन्हीं चेकलिस्ट बनाने के बाद ही जब हमने एक ब्रॉडली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिसाइड कर लिया कि ये होना चाहिए, इस तरह का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, तो फिर उसके बाद हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए. तो हम कॉम्पेटिबिलिटी देखते हैं, और दूसरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखते हैं. तो कंपैटिबिलिटी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या सॉफ्टवेयर लेना है, क्या हार्डवेयर लेना है, क्या वो एक दूसरे से कॉम्पेटेबल हैं कि नहीं है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करते हैं कि नहीं करते हैं. क्योंकि मालूम पड़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिया, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम होगी. तो कॉम्पेटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला चीज़ जो कॉम्पेटेबिलिटी है. और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ने इंडस्ट्री कॉम्पेटेबिलिटी के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देती है, तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम देखते हैं ईज़ ऑफ ऑपरेशन, कि उसके बाद जो आगे की चीज़ होती है वो सपोर्ट होता है और फाइनली कॉस्ट होता है. तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखा, फिर ऑपरेशन की ईज़, अगर वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मीट आउट कर रहा है तो फिर हम देखते हैं कि अगर कितने वेंडर्स अवेलेबल हैं, अगर ज़्यादा वेंडर्स अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं कि इंजीनियर लोकली अवेलेबल हैं कि नहीं है, सर्विस किया जा सकता है कि नहीं, हार्डवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, स्पेशल ट्रेनिंग अगर किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरत है तो वो ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है, और अगर कोई एडिशन करने है तो मिनिमल एडिशनल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल हैं कि नहीं है, जिससे हम ईजिली सपोर्ट ले सकते हैं। अगर मान लिया कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं उसमें कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में, तो सब वैसे तो आजकल ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्रिटिकल ऑपरेशन है और चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स टाइम रहेगा उसका। तो उसमें क्या है कि ईज़ ऑफ ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन, 24/7 ऑपरेशन, रिलायबिलिटी, इसके लिए ईज़ ऑफ ऑपरेशन का हम देखते हैं। फिर हम सपोर्ट देखते हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट क्या प्रोवाइड हुआ है, क्योंकि सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर सेल सर्विस के बाद सपोर्ट जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स वगैरह में है, सेल्स सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आजकल रोबस्ट सिस्टम होते हैं, ईजी सिस्टम्स होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और इस तरीके से बने होते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इनिशियली इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही, कहीं पर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई, तो उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ये देखना पड़ता है कि टेक्निकल सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनुअल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर मैनुअल्स अवेलेबल हैं तो किस मीडियम है, क्योंकि मैनुअल है, आप किताब है कहीं पर रख दी आपने तो प्रॉब्लम है। आपकी CD रोम्स में अवेलेबल है कि नहीं है, इंटरनेट में अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है सपोर्ट। और मैनुअल अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है, मतलब अलग आपने देखा होगा जब भी आप CD वगैरह खरीदते हैं तो उसमें कई लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी, जापानीज़ एंड ऑल दैट। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है। फिर ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कि नहीं है, कि अपग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि कोई प्रॉब्लम आई तो, या सपोज़ या आप एक सॉफ्टवेयर लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो फ्यूचर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है कि नहीं है जो उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रही है कि नहीं कर रही है, या हार्डवेयर नया टाइप का है कि नहीं है। और दूसरा, स्मूथ ट्रांजिस्टर एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वेंडर के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो आप ट्रांजिशन चाहेंगे, स्मूथ ट्रांजिशन चाहेंगे, आप इंटरप्शन नहीं चाहेंगे। तो वेंडर के पास स्मूथ ट्रांजिशन के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग कितनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वेंडर, क्या वो उस कॉस्ट में शामिल है कि नहीं शामिल है। उसके बाद बैकअप फैसिलिटी है कि नहीं है वेंडर के लिए। तो ये बेसिकली सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ में टेक्निकल सपोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है, मैनुअल है कि नहीं है, अंडरस्टैंडेबल मैनुअल है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग R&D टीम है कि नहीं है, स्मूथ ट्रांजिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्वांटम ऑफ ट्रेनिंग दे सकता है कि नहीं दे सकता, बैकअप फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। तो ये सपोर्ट में आता है। और फाइनली कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि नहीं है, कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही। तो कॉस्ट में क्या होता है कि कोटेड कॉस्ट देखते हैं, कम्पिटिटिव कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है, और सारे रिक्वेस्टेड कंपोनेंट जो हैं वो परचेज प्राइस में इंक्लूड हैं, टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर क्या प्राइस बनता है, हिडन कॉस्ट तो नहीं है। और सपोर्ट वेंडर प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल कॉस्ट में कि नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता है वेंडर अफोर्डेबल कॉस्ट में। ये सारे क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं हार्डवेयर एक्विजिशन के। तो हमारी स्टडी में डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट दिया गया, फिर उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है हार्डवेयर एक्विजिशन का। तो हार्डवेयर एक्विजिशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑब्वियसली जो कि अगर हम समराइज़ करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डेटा कैपेसिटी मैनेजमेंट के बाद ही हम हार्डवेयर को सेलेक्ट करते हैं, और हमें अनएम्बिगुअस लेना पड़ेगा, हमें पेरिफेरल्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या है एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके में हमें इवेल्यूशन करना पड़ेगा, इवेल्यूशन क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। और चेकलिस्ट में जो है आपका कंपेटेबिलिटी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा, ईज़ ऑफ ऑपरेशन देखना पड़ेगा, सपोर्ट देखना पड़ेगा, कॉस्ट देखनी पड़ेगी। तो अब हमने हार्डवेयर खरीद लिया, डेटा कैपेसिटी मैनेजमेंट कर लिया, हार्डवेयर का सिलेक्शन क्राइटेरिया कर लिया। हार्डवेयर का सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद हमने इनविटेशन टू टेंडर दिया, और इनविटेशन टू टेंडर के बाद हमने उसे खरीद लिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोसीजर। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पास एक हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ भी जो हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोसीजर है ख़रीदने के बाद वो हमें पहले ही देखना पड़ेगा। हमें इनविटेशन ऑफ टू टेंडर दिया, ITT इनविटेशन टू टेंडर हमने किसी वेंडर को दिया, उस वेंडर को देने से पहले हमें इशू ऑफ मेंटेनेंस को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। मतलब फाइनलाइज कर लिया हमने वेंडर, और उसके बाद हम मेंटेनेंस प्रोसीजर का देख रहे हैं, इश्यूज़ ऑफ मेंटेनेंस देख रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बाद में। तो इशू ऑफ मेंटेनेंस करने से पहले हर ऑर्गेनाइजेशन को एक हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम होना चाहिए उसके पास, और उसी के बेस पर वो मेंटेनेंस के इश्यूज़
के बारे में उसे पता चलेगा कि क्या क्या होगा, कि क्या इश्यूज़ आते हैं जनरली उसी हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम में ये मेंटेनेंस होंगे, और इससे पहले वेंडर को फाइनलाइज करें ये देखना पड़ेगा। तो हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम क्या कंसीडर करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी किस आईटी रिसोर्स को देखती है। जब आप वेंडर से परचेज़ करते हैं तो आपके पास सारी उसकी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बोला कि कौन सा कंप्यूटर सर्विस किया जाता है एक कंपनी के द्वारा, और प्रिंटर मान लिया सपोज़ किसी दूसरी कंपनी के द्वारा सर्विस किया जाता है, तो ये इसकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि आपके पास एक एएमसी की लिस्ट भी होनी चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखा जाना चाहिए, दो टाइप की मेंटेनेंस होती है, एक प्रिवेंटिव एक करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है चीज़ के ब्रेकडाउन से पहले, और करेक्टिव मेंटेनेंस होती है बाद में। तो ये देखना चाहिए कि कितनी बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, वेंडर जो है कितनी बार प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रिंटर्स वगैरह के केसेस में। प्रिंटर्स ख़राब हो जाते हैं, अगर बंदा आ रहा है सही टाइम पर उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो ख़राब हो जाते हैं। तो वो आएगा, साफ़ करेगा, देखेगा इंक स्प्रेड तो नहीं हो रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है प्रिंटर में। ये साल में कुछ टाइम आके उसे देखना चाहिए, और अगर वो देख रहा है तो और राइट टाइम पर चीज़ों को देख रहा है तो वो उसी समय करेक्ट हो जाती है। इन्हें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट किया गया है तो करेक्टिव स्टेप्स क्या हैं, और उसको डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है। तो दो चीज़ें, पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा करेक्टिव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर बंदा को रेगुलर आना चाहिए, रेगुलर देखना चाहिए, जैसे प्रिंटर है या आपके कोई और मशीन्स वगैरह हैं, उसमें ये देखना चाहिए कि ठीक तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, मतलब कहीं कोई चीज़ें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आने से उससे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देनी चाहिए। और फिर कहे करेक्टिव मेंटेनेंस का, अगर करेक्टिव मेंटेनेंस करनी पड़ी है तो क्यों करनी पड़ी है, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है, उसके बाद हमारा बजट क्या है, बजट के साथ हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी और उसके रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि क्यों अगर कॉस्ट एक्सीड हो रही है तो क्यों एक्सीड हो रही है, बजट के अंदर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर से कंपेयर होना चाहिए कि पिछले साल था, इस साल ज़्यादा क्यों है। एक रिलायबल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि सपोज़ एक प्रिंटर बहुत पुराना हो गया है और पिछले उसकी लाइफ पीरियड एक पर्टिकुलर ईयर है, उससे ज़्यादा एक्सीड कर दिया है और इस वजह से कॉस्ट बढ़ी है, तो फिर एक रिलायबल एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, नहीं तो वो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या रीजंस हैं ये सारे। फिर पर्टिकुलरली नंबर ऑफ़ विजिट्स देखनी चाहिए हमें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो होता है उसके अलावा, अगर मान लिया अगर आपका एक प्रिंटर है और ये बोला जाता है कि हर महीने में एक बार आके प्रिंटर देखेगा, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के अलावा वेंडर कब आया, कितनी बार आया, उसके अलावा फेलियर के अकाउंट में उसको सर्विस करने आया कि नहीं आया या कितनी बार आया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। जैसे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन टाइम बिटवीन फेलियर या MTBF, ये इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मीन टाइम टू रिपेयर, ये आइडियली जितना लो हो सके उतना लो होना चाहिए, यानी ज़ीरो होना चाहिए। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर हाई होना चाहिए, यानी कि दो फेलियर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत हाई होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, फेलियर तो कभी भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आदमी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ रहा है और कर रहा है और ठीक कर रहा है, तो इक्विपमेंट चल रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, इक्विपमेंट ठीक है, लेकिन बीच में अगर फेलियर हो रहा है तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर आ जाएगा। और मीन टाइम बिटवीन फेलियर इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि केवल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से ही काम चलना चाहिए, करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फेलियर्स नहीं होने चाहिए, और दो फेलियर्स के बीच का टाइम इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर एक फेलियर हो गया है तो दूसरी बार फेलियर नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए। और मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब ये है कि अगर आपको दो रिपेयर के बीच का टाइम ज़ीरो होना चाहिए, जितना लो हो सके उतना कम होना चाहिए, रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपका आ रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहा है, आइटम इतना रोबस्ट हो, इतना अच्छा हो कि उसको मेंटेनेंस करते ही में ही सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाए। जैसे कार होती है, आप जाते हैं रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको सर्विसिंग मैनुअल मिलता है कि इतने किलोमीटर में जाके इसको सर्विस कीजिए,
और इसका ठीक कराइए। तो कार आप सर्विसिंग टाइम पर करा रहे हैं, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा रहे हैं, कार चलती रहनी चाहिए, लाख 1.5 लाख किलोमीटर जो भी है आपकी कार चलती रहनी चाहिए। मालूम पड़ा आपने होंडा सिटी खरीदी और आप जंगल में गए और जंगल में करेक्टिव मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हमने कराई तो उसके बाद मीन टाइम टू रिपेयर 0 होना चाहिए और मीन टाइम टू फेलियर इनफाइनाइट होना चाहिए। यानी कि हम किसी भी घने जंगल में या किसी भी जिम कॉर्बेट में या आप कोई भी जंगल में उस कार को जाकर ले जा सके और वो कार ख़राब ना हो, वहाँ पर उसकी रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़े। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें बशर्ते कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने की हुई हो। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी कॉस्ट क्राइटेरिया हो जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक लिमिटेड टाइम के लिए है कि नहीं, सही जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार, उससे ज़्यादा तो नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये थे हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब एक और चीज़ है जो हमारी स्टडी में फाइनली दी गई है, वो बोलते हैं कि हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम को एड करने के लिए हार्डवेयर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए। भाई आप एड करने के लिए हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम, अगर आपका हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम है तो उसको एड करने के लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए रिपोर्ट्स आएंगी। रिपोर्ट्स कौन कौन सी आएगी? हार्डवेयर एरर रिपोर्ट्स हो सकती है, अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स होती है, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स हो सकती है। यानी कि 3 टाइप की एरर रिपोर्ट हो सकती है। पहला एरर कितना है, दूसरा अवेलेबल है कि नहीं है, 24/7 अवेलेबल है, एटीएम है 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। वैसे तो आजकल सरकार ने बोल दिया कि रात को एटीएम बंद रहेंगे, तो फिर वो बात अलग है। अदरवाइज जितना अगर एक 24/7 चीज़ काम कर रही है तो 24/7 वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यानी अवेलेबिलिटी का मतलब राइट आदमी जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसको हो। यानी कि मैं अगर अपना कार्ड ले जाऊं और मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये है और वो मेरा ही कार्ड है और मैं उसे डाल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर फेक कार्ड है तो उसे रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज इसे अवेलेबल होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ हार्डवेयर एरर रिपोर्ट। हार्डवेयर एरर रिपोर्ट का मतलब ये है कि उसमें डिटेल्स ऑफ फेलियर्स होनी चाहिए अगर कोई हुई किसी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज के। तो हार्डवेयर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, हार्डवेयर का मॉनिटरिंग प्रोसीजर है। इसके लिए क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट्स में हार्डवेयर एरर रिपोर्ट होती है, ये फाइंड आउट करती है कि हार्डवेयर रिसोर्स जो है उसके फेलियर अगर हुआ है तो क्या है, उसके डिटेल्स क्या हैं, किस रीज़न से वो सारा फेलियर हुआ है। ये लाइट चली गई थी, बैकअप नहीं था, फिर कोई किसी ने तोड़फोड़ कर दी, या सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस आ गए, या क्या प्रॉब्लम थी आँखें। हार्डवेयर एरर रिपोर्ट। अवेलेबिलिटी रिपोर्ट ये है कि अवेलेबिलिटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की हर टाइम पर होनी चाहिए, एसोसिएटेड सिस्टम्स की भी हर टाइम पर होनी चाहिए। आईटी डिवीजन लाइफलाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये 24/365 आइडियली चलना चाहिए। अगर कोई ब्रेकडाउन है तो उसके रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि हम बाद में उसके करेक्टिव मेजर्स ले सकें। उसके बाद आती है यूटिलाइजेशन रिपोर्ट। ऑप्टिमली आईटी रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, उसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐप्स डालें तो कई बार वो गर्म हो जाता है। वो एक आज स्मार्टफोन्स में ये अगर आप उसमें कुछ ऐप्स आते हैं जो वो बताते हैं कि फ़ोन आपका फाइल्स, जंक फाइल डिलीट हुई है कि नहीं हुई है, स्पेस हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए एक ऐप आता है और ऐप कई बार आपको बताता है कि आपका मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है। तो जब गर्म होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज़ नहीं होना चाहिए, कम यूज़ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप टास्क मैनेजर ओपन करो अपने कंप्यूटर का, तो उसमें क्या दिखाई देता है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन दिखाई देता है। तो सीपीयू यूटिलाइज होना चाहिए 70% या 80% यूटिलाइजेशन हर टाइम रहना चाहिए। अगर कम यूटिलाइज हो रहा है तो रिसोर्स ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो अगर एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपके पास एक और एडिशनल रिसोर्स लाना पड़ेगा। तो डिटेल्स जो हैं प्रोवाइड की जाती है मैनुअल के साथ, जो आपको एक मैनुअल मिलेगा स्टार्टिंग में, तो उसमें यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स होंगे। यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है कि ये यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स अगर ये इतना लेवल तक यूटिलाइज हो रहा है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर वर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और ये कौन डिटरमाइन करेगा? यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स के द्वारा। और यूटिलाइजेशन पैरामीटर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये जो आपका वेंडर है वो प्रोवाइड करता है। तो
और बेसिकली हमें कैसे पता चलता है कि कितना यूटिलाइज हो रहा है? ये टूल्स हैं जो क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर सप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजर एक टूल है जो बताता है कि कितना यूटिलाइज हो रहा है, और इसको यूटिलाइज करके एक चेक कर सकते एक व्यक्ति यूटिलाइजेशन CPU का, मेमोरी का, चैनल बस का, हार्ड डिस्क, इन सब का यूटिलाइजेशन पता कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है मेंटेनेंस के लिए नहीं हेल्प करती है, इफेक्टिव प्लानिंग के लिए भी, फ्यूचर की इफेक्टिव प्लानिंग के लिए भी हेल्प करती है। तो यानी कि अगर आप हार्डवेयर मेंटेनेंस प्रोग्राम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और उसमें हार्डवेयर मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स हैं और वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, तो वो आपको मेंटेनेंस में हेल्प करेगा और फ्यूचर के रिसोर्सेज के लिए प्लान करने के लिए करेगा कि कितना एरर हुआ, अवेलेबिलिटी थी नहीं तो क्यों नहीं थी, नहीं थी तो हार्डवेयर के पॉसिटी के कारण थी, कमी के कारण थी, या फिर कोई दूसरा आपको कुछ चीज़ें हार्डवेयर वगैरह खरीदना है। यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन कम तो नहीं है, कम है तो आगे चीज़ें हम कम खरीदेंगे, और ज़्यादा है तो हम फटाफट नया हार्डवेयर खरीदेंगे। एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कंपेटेबल है कि नहीं है, सो एन एंड सो फोर्थ। दिस इज फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट. So in case any problems, any queries in this first chapter, you can contact me at 9899123008. And this was an effort to make the information system easy, lucid, and understandable to all of guys. Thanks.